और गाजा के लोग लड़ रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं। वहां पर इनोसेंट बना दिया इजराइल को। तो ये दोहरे मापदंड का दोगला दो मुंह का सांप है अमेरिका। अब खैर आपके चैनल पर इन अरब देशों के बारे में कुछ भी बोलना बेकार है। जितने भी मतलब गंदे से गंदे अल्फाज, भद्दे से भद्दे अल्फाज, कड़े से कड़े अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करना तो वो मैं कर चुका। अब इनको हमने छोड़ दिया अमेरिका के रहमो करम पर, क्योंकि इनके अंदर अपना कोई ताकत और कुव्वत और सलाहियत नहीं है। ये दिल से भी कमजोर है, दिमाग से भी कमजोर है। तो कल को अगर इनको ठोकेगा अमेरिका या इजराइल, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये ईरान से कहेंगे मेरी मदद करो, और उसी छुपा हुआ चेहरा है, पीछे से हट सपोर्ट कर रहा है, अरब देशों को दबा के रखा हुआ है। ये सब मोनोपोली है। अभी आप देखिए ना, अभी उसको क्यों चाहिए अफगानिस्तान का एयरबेस ईरान के लिए। सीरिया में आज भी इनके बड़े जहाज उतरे हैं जो जंगी सामान लेकर के आए हैं। एक पत्रकार ने आज व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता से बात किया, उनसे एक सवाल किया। जब उनकी प्रवक्ता ने कहा कि जो नुकसान यूक्रेन का रशिया ने किया है उसका डेवलपमेंट रशिया ही करेगा, अमेरिका ऐसा चाहता है। तो जो रशिया ने किया है यूक्रेन का, उसका रशिया ही करेगा, और जो गाजा का इजराइल ने किया है उसका अरब के लोग करेंगे। ये दोगली पॉलिसी है। रेशमा हनीफ साहिबा, ये जो तस्वीर सामने आ रही है जिस तरह से और हमास पूरी दमदारी से खड़ी है, और ये कहा है कि मिस्र कहाँ है, तुर्की कहाँ है, कतर कहाँ है, उसको तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, जंगबंदी कराई थी। अब जबकि खिलाफ वर्जी हो रही है तो उन्हें आना चाहिए। रेशमा हनीफ साहिबा, किसकी तरफ से हो रहा है भाई? ये किसकी तरफ से हो रहा है? ये इजराइल की तरफ से हो रहा है ना भाई। हमास को तो जो कुछ भी कहा था वो मानने को तैयार भी है। अब ऐसा नहीं है कि हमास ने कोई शर्त नहीं मानी है। हाँ, ये जरूर है कि जो उस वक्त गद्दारी कर रहे थे, जो मिले हुए थे लोग अबू शबाब गैंग के, तो उनको घुटनों के बल बैठाल के और हमास ने सबको गोली मार दी है। पहले मैं राशिद रिजवी आपके पास आऊंगा कि हमास ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया है, अपने गवर्नर्स वो अपॉइंट्स किए हैं, अपनी फौज जहां जहां आईडीएफ ने कब्जा कर रखा था वहां वहां अपनी फौज को तैनात कर दिया है। आईडीएफ जो है वहां से निकल चुकी है। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए अब हमास ने मिस्र से भी कहा है, कतर और तुर्की और अमेरिका से, कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो इसको कैसे आप देखते हैं अभी जो निजाम है? जी राशिद रिजवी साहब, या कोई अपडेट हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। देखिए मुमताज साहब, सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि जब एक पत्रकार ने नेतन्याहू इनसे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, जब वो मिस्र से अपने जहाज से जा रहे थे, तो उसी फ्लाइट पे ही उन्होंने सवाल किया कि आप टू नेशन के बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर मैं सोचूंगा कि वन नेशन रहेगा या टू नेशन रहेगा, सोच के मैं बताऊंगा उसके ऊपर। तो ये जवाब खाली एक लाइन का था कि मैं अभी सोचूंगा टू नेशन या वन नेशन। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प भी वही कर रहे हैं जैसा इजराइल चाह रहा है, और इजराइल टू नेशन के खिलाफ है तो ट्रम्प भी टू नेशन के खिलाफ रहेंगे। जबकि बाइडेन ने कहा था कि हम टू नेशन पॉलिसी के पक्ष में हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इजराइल को असलहों से पूरी मदद करते रहे, हथियारों से मदद करते रहे, पैसों से मदद करते रहे, लेकिन टू नेशन की बात बोलते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने आज जो चौंकाने वाली बात कही है कि वो मैं देखूंगा टू नेशन या वन नेशन। तो अब एक चीज को आप समझ लिए कि अमेरिका अभी किसी भी तरीके से टू नेशन पॉलिसी के पक्ष में नहीं है।
इसको आप सीधा जवाब समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमास को जितनी जल्दी हो डिआर्म्स हो जाए और जो मृतक हैं, बंदी मृतक हैं, उनकी डेड बॉडीज को दे दें, क्योंकि हम इस सीज फायर के सेकेंड स्टेज पे आ गए हैं। तो जब वो आप सीज फायर के सेकेंड स्टेज पे आ गए हैं, तो सीज फायर के सेकेंड स्टेज पर एक पॉइंट और था कि जब आप सेकेंड स्टेज पे आएंगे तो आईडीएफ येलो लाइन से पीछे जाएगी, वो बिल्कुल गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे आ जाएगी। तो वो तो वहां से हटे नहीं। क्या सारी कंडीशन हमास के ऊपर ही एप्लीकेबल है? क्या सारी कंडीशन हमास मानेगा? हमास डिआर्म भी हो जाए, हमास उनके लोगों को सबको डेड बॉडी ढूंढ ढूंढ के दे दे, और जो 9,000 कैदी बंद है इजराइल में, उनका क्या? उनके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। तो मुमताज भाई, सबसे ज्यादा तकलीफ दी बात यह है कि जो 9,000 कैदी बंद है वो कैसे कैदी हैं? जब चाहते थे आईडीएफ वाले घर में घुस के पकड़ ले जाते थे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनके बच्चे, उनके लाल जिंदा हैं या मर गए, नहीं पता। लोग 15-15 साल, 18-18 साल, 20-20 साल से इजराइल की जेलों में बंद हैं। कल हमने आपको बताया था कि एक ऐसा इंसान 20 साल के बाद रिहा हुआ जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। अब आप बताइए, जो इंसान बिना पैर का है वो क्या कर सकता था? ये तो आपकी तानाशाही है। इसके ऊपर ट्रम्प कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ट्रम्प ने जेनोसाइड को का एक बार कहीं पर नाम नहीं लिया, इसको कंडेम भी नहीं किया, यहां तक कि उस पर मोहर लगाया। इन्होंने कह दिया कि हमारे हथियारों का सही इस्तेमाल किया। उसी पे मैंने कल आपसे कहा था कि वॉर क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है नेतन्याहू, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है, वो चाहे बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों को घसीटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति थे, जो है अब वो जवाब देगा, ऐसा नहीं है। आप राष्ट्रपति की कुर्सी बेजान कुर्सी होती है, और उस पर जो इंसान बैठता है वो अपने दिमाग से फैसले लेता है, वो अपनी इच्छाओं पे चलता है, अपनी मर्जी पे चलता है। भले ही आप रिटायर हो गए, जब आपके पास कुर्सी थी तो इसका मतलब आपने उस कुर्सी का दुरुपयोग किया, तो आपको सजा मिलनी चाहिए। और मुमताज साहब, एक चीज और, ये खबरें आई हैं कि कुछ जो कैदियों के नाम पर कुछ मिलिशिया टाइप के हथियारबंद लोग बस से उतरे हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीजें हैं, तो जैसे आपने अबू शहाब का नाम लिया था कि वो ऐसा गिरोह है जो इजराइल के लिए काम करता था, और जो आज लोग मारे जा रहे हैं, अबू शहाब के ही लोग मारे जा रहे हैं। इस तरीके से एक दो गिरोह और हैं इजराइल में, वो एक्टिव हैं, इजराइल के लिए काम करते हैं वो। तो ये आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगा। देखिए, इसका काम है कि गाजा खाली हो, या तो फिलिस्तीनी वहां से चले जाए या वहीं मर के दफन हो जाए, उसको वो जमीन चाहिए। आज तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूरोप के कोई भी देश ने पैलेस्टीन का पुराना नक्शा दिखाया ही नहीं कि ये देखिए पहले फिलिस्तीन क्या था। इजराइलों को लाकर यहाँ पर शरण दी गई, ये शरणार्थी बन करके आए और फिलिस्तीनियों को ही शरणार्थी बना दिया। और ये सारी चीजें ब्रिटेन और अमेरिका के ही दम पे हुई है, उनकी बैकिंग थी, उनके इशारे पे कब्जा किया गया। आज सरकार बनाया, हमास ने अपने अपने गवर्नर तैनात किए, अपने एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए। एक बात ये मत भूलिएगा कि आईडीएफ वहां से भगाई नहीं गई है। आईडीएफ सीज फायर के समझौते के तहत पीछे खसकी है। ये वो लोग हैं, जब चाहेंगे फिर हवाई हमला शुरू कर देंगे या अपनी फोर्स घुसेड़ना शुरू कर देंगे। तो इनका सरकार का बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आईडीएफ नहीं है, आप सरकार बना लो, आप चुनाव भी करा लो, आप कुछ भी करो। जब अमेरिका की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, नेतन्याहू फिर वहां पर कोहराम चालू कर देगा। तो क्या करेगी सरकारें? आपके पास तो आर्मी भी नहीं है, आपके पास तो एंटी टैंक सिस्टम भी नहीं है कि अगर वो कोई हमला करते हैं तो आप उससे बचाव कर सको। आपके पास एक टैंक भी नहीं है, आपके पास छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर है, गन मशीन है, 147 है, और क्या है आपके पास इसके अलावा? क्या आपके पास मिसाइल है? क्या आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है? नहीं है। वो जब चाहेंगे हमला कर देंगे, जैसे अभी तक करते थे, बिल्डिंग को टारगेट करते थे और इनके फाइटर प्लेन आते थे और मारते थे 3-4 मिसाइल, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती थी। तो ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कल भी किया है, कल भी कर सकते हैं। जब तक टू नेशन वाली चीजों को पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहना दिया जाएगा, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। और जो हमारे अरब के लोग, बेचारे अरब के लोग, उनको हम बेचारे ही कह सकते हैं, वो बेचारे अरब के लोग जो इस प्रोपेगेंडा में साथ साथ थे। ये जो मिस्र ने अपने यहाँ बहुत धूमधाम से रखा है, इतने देशों को बुलाया, साइन करवाया और कहा कि आइडिया पीछे जाएगी, सीजफायर होगा, बंदी रिहा होंगे, अपनी पीठ थपथपा रहा था। वो सब एक एजेंडा था अमेरिका और इजराइल का, और ये बेवकूफ उस एजेंडे में फंसते चले जा रहे थे। क्या रोल था अमेरिका का? कौन है अमेरिका? क्या है अमेरिका? क्यों अमेरिका को दखल देना है? अरे खुल के बात हो कि हाँ हम इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, तो ठीक है, वो खुल के बात करे अमेरिका कि हम इजराइल के फेवर में लड़ रहे हैं, हम हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमास के समर्थन में जिसको आना हो आ जाए। तब आप देखिए हमास के समर्थन में लड़ने वाले कितने देश खड़े हो जाते हैं। वो तो छुपा हुआ चेहरा है, पीछे से हट सपोर्ट कर रहा है, अरब देशों को दबा के रखा हुआ है, ये सब मोनोपोली है। अभी आप देखिए ना, अभी उसको क्यों चाहिए अफगानिस्तान का एयरबेस ईरान के लिए? सीरिया में आज भी इनके बड़े जहाज उतरे हैं जो जंगी सामान लेकर के आए हैं। सीरिया से घेराबंदी हो रही है, उधर से अफगानिस्तान से घेरना चाह रहे थे ईरान को। अमेरिका को पता है कि इसराइल कुछ नहीं कर पाएगा ईरान का, हमको ये सामने आना पड़ेगा, इसलिए वो घेराबंदी कर रहा है। अगर आपने कहा कि जुलाने गया है रशिया, हम डेवलप पे काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एक जबान बोला उसने इसराइल के खिलाफ? एक लफ्ज बोला उसने फिलिस्तीन के पक्ष में? नहीं बोला उसने। यहां तक कि जब नेतन्याहू खड़ा होकर के स्पीच दे रहा था, सारे लोगों ने यूएन का सदन खाली कर दिया, कुछ चुनिंदा इसके कुछ लोग बैठे थे, उन लोगों के साथ भी जुलानी बैठा था। तो अब आप बताइए, क्या गाजा वालों के साथ शतरंज की गोट की तरह गेम नहीं खेला जा रहा है? वो तो निहत्ते हैं, उनके पास छोटे छोटे हथियार हैं। आज की दुनिया में ऐसे ऐसे आर्म्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स आ गए हैं, तो उनके पास तो वो छोटे छोटे हथियार हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मक्खी और मच्छर मारने वाले हैं। ना उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना उनके पास कोई ऐसा बुलेट प्रूफ टैंक है, ना उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास कोई इंटेलिजेंस है, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो लोग लड़ रहे हैं, तो आज उनके साथ भी कोई नहीं है। एक पत्रकार ने आज व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता से बात किया, उनसे एक सवाल किया, जब उनकी प्रवक्ता ने कहा कि जो नुकसान यूक्रेन का रशिया ने किया है, उसका डेवलपमेंट रशिया ही करेगा, अमेरिका ऐसा चाहता है। तो जो रशिया ने किया है यूक्रेन का, उसका रशिया ही करेगा।
और जो गाजा का इजराइल ने किया है उसका अरब के लोग करेंगे। ये दोगली पॉलिसी है, ये तो इनका दोगलापन है कि अरब के लोग करेंगे बर्बाद करने वाला इजराइल, डेवलप करेंगे अरब के लोग। और उधर जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो उसका डेवलपमेंट रशिया की जिम्मेदारी करना है। यूक्रेन जब लड़ रहा है तो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है, और गाजा के लोग लड़ रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं। वहां पर इनोसेंट बना दिया इजराइल को। तो ये दोहरे मापदंड का दोगला दो मुंह का सांप है अमेरिका। अब खैर आपके चैनल पर इन अरब देशों के बारे में कुछ भी बोलना बेकार है। जितने भी मतलब गंदे से गंदे अल्फाज, भद्दे से भद्दे अल्फाज, कड़े से कड़े अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करना था वो मैं कर चुका। अब इनको हमने छोड़ दिया अमेरिका के रहमो करम पर, क्योंकि इनके अंदर अपना कोई ताकत और कुव्वत और सलाहियत नहीं है। ये दिल से भी कमजोर है, दिमाग से भी कमजोर है। तो कल को अगर इनको ठोकेगा अमेरिका या इजराइल, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये ईरान से कहेंगे मेरी मदद करो, और उसी ईरान से मदद मांगने की कोशिश करेंगे जिस ईरान के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये 6 देश अरब के मिल करके इजराइल और अमेरिका के साथ साजिश कर रहे थे, मिल करके कैसे ईरान को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उसको कमजोर किया जाए, उसके हथियार कैसे नष्ट किए जाए। मतलब जो आपके साथ खड़ा हुआ है, जो आपके साथ खड़े होने की बात करता है, जो आपके घर तक गया, आपके घर में जाके कहा कि हम साथ में हैं, आप उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। आपको मतलब आंखों में पानी भी नहीं है। जी मुमताज भाई। तमाम रिपोर्टें आ रही हैं और जो आप कह रहे हैं उनका भी जायजा ईरान ले रहा होगा। और ईरान चूंकि दोस्ती का हाथ ईरान ने बढ़ाया, सऊदी ने बढ़ाया और बड़ी कुर्बत रही है। बीच में क्या चीजें हैं वो जाहिर बात है कि दोनों मुल्क जब तय करेंगे। हम तो जो खबर है, और ये जो आप कह रहे हैं ये खबर है और ये सच्ची है कि इस तरह की खबरें जो है वो आई हैं जो अच्छी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब इस पे ईरान फैसला करेगा कि उसे दोस्ती रखनी है, नहीं रखनी है, या दरमियान में कोई चीज ऐसी आई है क्या है, या समझाएंगे। जो भी है बहरहाल वो देखा जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि कतर में हमास के लीडरान थे, कतर पे हमला किया गया, लेकिन हमास क्या करते, हमास ने उसी कतर के साथ बैठ करके फिर समझौता किया, क्योंकि कोई और चारा नहीं, कोई और लोग है नहीं। उसी मिस्र के साथ जिसने 1 हफ्ते पहले इजराइल से बड़ी डील की थी, वही मिस्र में बात हो रही है। तो तुर्की जो लगातार मदद कर रहा है, आप देखिए अभी जब अमेरिका गए अर्दोगान, तो क्या उन्होंने सौदा नहीं किया अमेरिका के साथ? और अमेरिका सपोर्टर है इजराइल का, बल्कि अमेरिका ही ने सारा मरवाया। तो ये तमाम चीजें राशिद साहब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अब उसी में से देखिए रास्ता निकालना है। कोई अलग सी दुनिया तो बसेगी नहीं, अलग कोई रास्ता है नहीं। उसी में से कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे उन्हें चाइना जो है कहेगा कि ठीक नहीं है, आइंदा ऐसा ना करना, या जो भी चीजें होती हैं। जैसे कतर पे जब इजराइल ने अटैक किया तो हंगामा मचा, सब कुछ हुआ, और एक चीज कम से कम तय हुई कि आइंदा ऐसा आप नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन उन्हें एक दिन आना पड़ेगा, निकल के अमेरिका के चंगुल से निकलना पड़ेगा। और वो निकल भी रहा है, अब मुझे लग रहा है ऐसा बहुत धीरे धीरे, एक साथ नहीं हो सकता। अभी जैसा कि हमने बताया कि डॉलराइजेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और हिंदुस्तान ने उसका आगाज किया कि हिंदुस्तान जो है डॉलर में नहीं, रूस से जो सौदा करने जा रहा है वो यूरो से सौदा करेगा, यानी रूस की जो करेंसी है। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और अभी कोर दबी हुई है। हसन रिजवी साहब कह रहे हैं कि अर्दोगान ने कहा है कि अगर गाजा पे दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो इसके बहुत खतरनाक नतायज भुगतने पड़ेंगे। ये एक तरीके से उन्होंने धमकी दी है। इसके अलावा नसीरुद्दीन साहब ने आपके बात की तायद की है कि सेटलर को बसने के लिए गुनाह लोग जो मुखालफत करने की कोशिश भी की तो उन्हें टेररिस्ट बता करके जेल में डाल दिया जाता रहा है।
और सुनवाई तक नहीं होती रही है। ये तो जग जाहिर है, सब इसको जानते हैं। इसके अलावा जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि इजराइल, खबर दी इजराइल जिम्नास्टिक टीम इंडोनेशिया में होने वाले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकेगा, क्योंकि खेल पंचायत न्यायालय ने इजराइल फेडरेशन की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें इंडोनेशिया ने इजरायली टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया है। तो अब वो इजराइल की टीम नहीं जा पाएगी। और यही तमाम चीजें, देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूं कि देखिए इन तमाम ये जो छोटी छोटी बातें हैं, स्पेन ने आज क्या कहा, रेशमा हनीफ साहिबा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि स्पेन ने जो कहा कि ठीक है जंगबंदी हो गई वो अपनी जगह, लेकिन जो कातिल हैं, जिन्होंने जेनोसाइड किया है, वो सजा तय होना जरूरी। और ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की आवाज का उठना, ये इजराइल की हार है। इसके अलावा जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कैदियों के साथ बसों में कुछ अननोन लोग आए थे, जिनका बाद में मालूम नहीं कि वो कहाँ चले गए। तो इस तरह की चीजें जो है, आज तिल अवीव के साउथ ईस्ट में एक मोटरसाइकिल पर पुलिस के भेष में आए एक सेटलर ने दूसरे सेटलरों पर गोलियां चला दी, जिससे 5 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। तो ये खेल देखिए, आप ही ने राशिद रिजवी साहब कहा था कि इस तरह से होगा कि वही लोग अटैक करेंगे और बाद में इल्जाम लगा करके और फिर अटैक शुरू करेंगे। अब आज देखिए हमास ने, मैं आपको बता रहा हूं रेशमा हनीफ साहिबा, और यहीं से कनेक्ट करूंगा आपको कि राशिद रिजवी साहब ने ये प्रिडिक्ट किया था और हमें भी इसका अंदाजा, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है। अब आज देखिए खबर क्या चल रही। हमास ने किनको सजा दी, आज 8 लोगों को सजा दी, मौत की सजा दी। उनका तरीकाकार है कि वो रोड पे लाते हैं और उन्हें गोली मारते हैं। ये उनका तरीकाकार है, जो उनके खिलाफ या जासूसी करते हैं या जो गद्दारी करते हैं या जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनके, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको पकड़ते हैं। अब उसे क्या कहा गया कि भाई वो लोगों को गोली मार रहे हैं, यानी आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के कटघरे में खड़ा करना। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमास एक चुनी हुई सरकार थी। हमास सिर्फ जो है लड़ाका नहीं बल्कि निजाम भी देखती है, और इस 2 साल में भी उसका कंट्रोल रहा है और उसका निजाम, उसकी हुकूमत गादा में चलती रही। मैं आपको बता दूं, वरना इतना आसान नहीं था कि निकले और हुकूमत संभाल ली। यानी उनके लोग काम कर रहे थे और कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है। रेशमा हनीफ साहिबा, ये जो तस्वीर सामने आ रही है जिस तरह से, और हमास पूरी दमदारी से खड़ी है, और ये कहा है कि मिस्र कहाँ है, तुर्की कहाँ है, कतर कहाँ है, उसको तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, जंगबंदी कराई थी। अब जबकि खिलाफ वर्दी हो रही है तो उन्हें आना चाहिए। रेशमा हनीफ साहिबा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमें ये कहना है कि जो गजा के जो हालात हैं, सीज फायर फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड फेज में आ चुके हैं हम लोग। तो अब जो गारंटर जो इसके मुल्क हैं सीज फायर के, तो ये तो सच है कि जो वायलेशन इजराइल की तरफ से हो रहा है, तो उसमें जो है अब जो ये गारंटर बने हुए थे मुल्क, तो ये अब कहाँ चले गए। इनको भी तो दबाव बनाना चाहिए इजराइल के ऊपर, या ट्रम्प से कुछ बात करनी चाहिए कि इस तरह से भाई जो अब किसकी तरफ से हो रहा है, भाई ये किसकी तरफ से हो रहा है, ये इजराइल की तरफ से हो रहा है ना। भाई हमास को तो जो कुछ भी कहा था वो मानने को तैयार भी है। अब ऐसा नहीं है कि हमास ने कोई शर्त नहीं मानी है। हाँ, ये जरूर है कि जो उस वक्त गद्दारी कर रहे थे, जो मिले हुए थे लोग अबू शबाब गैंग के, तो उनको घुटनों के बल बैठाल के और हमास ने सबको गोली मार दी है, क्योंकि इन लोगों ने हमास का बड़ा नुकसान किया था उस वक्त पे, और फलस्तीनियों को बहुत मिल के और बहुत गद्दारी से मरवाया था, बहुत सारे फलस्तीनियों को मारा भी था। तो इसलिए हमास वालों ने भी ऐसा किया। अब हमास को ये अल्टीमेटम इन लोगों ने दिया है कि 72 घंटे के अंदर
जो भी बॉडीज आपके पास हैं हमारे सोल्जर्स की या जो भी हमारे कैप्टिव्स थे उनकी बॉडी वापस करें। तो हमास ने हालांकि कुछ बॉडीज दे दी हैं, लेकिन सारी जो बॉडीज हैं वो देना तो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमास के पास अभी मशीनें भी नहीं है, वो सब बॉम्बिंग में खत्म हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। और जो मलबा वगैरह हटाया जाए, उसके नीचे से निकाला जाए, अभी तो उनको खुद भी नहीं मालूम है उन लोगों को कि कहाँ पर कौन से कैप्टिव्स हैं या क्या है। इजराइल तो इतना मतलब झूठा मुल्क है, इतना बेकार मुल्क है कि अगर ये सचमुच भी इसी तरह से सारे जो कैप्टिव्स इनके थे उनकी बॉडी दी जाएगी, तो उसके बाद भी वो यही कहेगा कि इसमें से 2-4 या जो भी वो कहना चाहेगा कि हमारे तो कैप्टिव्स हैं नहीं, क्या पता किसकी बॉडी दे दी है। हालांकि अब आजकल तो ऐसा है, टेस्ट वगैरह करके सब पता चल जाता है कि किसकी बॉडी है, ये क्या है, बाल से नाखून से सब पता चल जाता है। तो इसी तरह से जो है कई घटनाएं हुई हैं आज। तो इजराइल धमकी दे रहा है और बार-बार युद्ध फिर से शुरू करने की धमकी दे रहा है। ट्रम्प से पूछा गया तो ट्रम्प ने भी यही कहा कि लेट्स सी, 2 नेशन की तो बात ही नहीं करी उन्होंने तो एक ही नेशन की बात करी है। अब मतलब वैसे तो ईरान जो कहता है उसका ही स्टेटमेंट सही है कि भाई फलस्तीन है तो फलस्तीन है, उसकी जगह कौन सा मुल्क ले लेगा। लेकिन 2 नेशन, चलिए भाई 2 नेशन पे भी एग्री हो गया फलस्तीन, तो अब तो ट्रम्प तो 2 नेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अभी इस पे कोई जवाब नहीं दिया है। जबकि उनसे पूछा गया, प्लेन में थे वो, तो उन्होंने कहा कि 2 नेशन के बारे में तो कुछ बोले नहीं, गोलमोल जवाब दे दिया। और यूरोपीय यूनियन के स्पोक पर्सन हैं, उनसे ये पूछा गया था कि जब रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया और जितना भी नुकसान रशिया का हुआ, यूक्रेन का हुआ, तो उस पे तो आप लोग ये कहते हैं कि सारा नुकसान जो है रशिया को देना पड़ेगा, जो भी मतलब नुकसान किया है यूक्रेन का रशिया ने, तो मुआवजा देना पड़ेगा। तो अब जो गजा में इन लोगों ने किया है, इजराइल ने, नेतन्याहू ने, तो अब क्या नेतन्याहू इसका मुआवजा देंगे गजा वालों को? तो इस पे भी कोई जवाब नहीं निकल के आया सामने, इस पे कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस खामोश हो गए जिनसे भी पूछा गया ये। खैर, तो ये सब बातें। और आज नेतन्याहू कोर्ट में पेश भी हुए हैं और उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना भी बताया। हालांकि हियरिंग थी उनकी तो वो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ और सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे मसले हमारे मुल्क में, अभी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और तो इसलिए हमें अभी कोर्ट पे मतलब पर्सनल हाजिरी से हमें छूट दे दी जाए। तो कोर्ट ने, हालांकि ऐसा अभी नहीं पूरी तरह से इनको छूट मिली है, इनको जाना ही होगा जब भी पेशी पड़ेगी। अगर ये 3-4 पेशी पड़ गई हैं तो उसमें 2-3 तो भले ही वकील देख ले, लेकिन चौथी पेशी पे तो इनको जाना ही होगा। इस तरह से सब चल रहा है। और अब देखिए सेकंड फेज में, अब ये तो जो भी मुल्क थे सब सीज फायर करा के, और ये तो सब पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ है, और कोई अब कुछ बोल भी नहीं रहा, कोई अब कुछ कह भी नहीं रहा है। जैसे कि अभी राशिद साहब कह रहे थे कि ये मुल्क इतने बेगैरत है, वाकई में बहुत ही बेगैरत है, और हम क्या ही इनको कहें, हम भी कि ये बस क्या इनके बारे में कहा जाए, ये तो बस नहीं कुछ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला का ही अजाब नाजिल होगा, और क्या, खुदा ही अजाब नाजिल करेगा इन सब पे। जो ये पहले थे वही हो जाएंगे, सब बद्दू बन जाएंगे, और क्या। सारी दौलत, सारी जो भी कुछ मिली है किसी की बरकत से मिली है, किसी के कदमों से मिली है इनको। अब अगर ऐसा भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यही होगा फिर, और क्या। सब एक दिन ऐसे ही बिल्कुल। नेतन्याहू के भरोसे बैठे रहेंगे और ट्रम्प के भरोसे बैठे रहेंगे तो इनका बुरा हाल होगा।